Let's start chapter number 1 of class 10th chemical reactions and equations. ये पूरा चैप्टर हम इन्हीं नोट से पढ़ेंगे। ये मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, तो इससे आपको इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इससे आपको उस चैप्टर के बारे में हर एक चीज़ जानने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जब भी आप केमिकल रिएक्शन के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि केमिकल रिएक्शन है तो दो केमिकल्स को मिक्स किया जा रहा होगा और फिर कुछ नया बन रहा होगा। ऑब्वियसली ऐसा ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब विजिबल ही हों। आप देखते हो, आप रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, आयरन पे रस्ट लग रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट अ विजिबल प्रोसेस कि आप उसको प्रॉपर एज देख पाओ कि वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट कर रही है उसके साथ, वाटर कैसे रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ। तो अभी हम इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। पहला हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच a substance undergoes a change to produce a new substance with new properties is called chemical reaction। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सब्सटेंस है, पहले भी एक सब्सटेंस होंगे हमारे पास, बाद में भी कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, तो जो सब्सटेंस है वो चेंज लेके आता है खुद में और एक नया सब्सटेंस बनाता है, और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब दो तरह के चेंज है हमारे पास, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ये तो आपने बहुत स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है अबाउट केमिकल चेंज, ठीक है। तो जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी नया केमिकल कंपोजिशन केमिकल नहीं बनेगा, ना ही उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज आएगा। नो केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। जस्ट क्या चेंज होगा, शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्रशिंग ऑफ पेपर, ठीक है। तो जैसे मेल्ट, आइस मेल्ट कर रही है लेकिन पानी बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज तो वही रह रही हैं, ठीक है। पानी बॉयल कर रहे हैं हम, पानी क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज वही रह रही हैं, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। पेपर को हमने क्रश कर दिया, क्रश करने के बाद भी जो हमारा पेपर है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी वही रही हैं, सिर्फ उसका शेप एंड साइज चेंज हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में जो केमिकल कंपोजिशन है वो ही टोटली चेंज हो जाएगी। चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल नेचर, केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, फूड हमने डाइजेस्ट किया, उसका पूरा का पूरा शेप साइज वो हम नहीं कंसिडर करेंगे, वो पूरा ही चेंज हो गया ना। जैसे कि रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फर्मेंटेशन होता है तो उसमें अल्कोहल बनती है। तो पूरा का पूरा जो हमारा सबस्ट्रेट था, जिसको हमने बोला कि जो रिएक्टेंट थे, वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट में चेंज हो गए इन तीनों प्रोसेसेस में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आ जाना, जैसे कि बात करते हैं अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, लेकिन अभी ये गैसियस फॉर्म में है। दोनों गैसेस मिलके क्या बना रही है, एक सॉलिड बना रही है, जिसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। चेंज इन कलर भी हो सकता है, केमिकल दो रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया केमिकल बना रहे हैं जिसका कि कलर टोटली क्या है, डिफरेंट है। ये किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है, ये पीपीटी वाइट कलर का होता है। फिर क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो हमने दो बातें पढ़ ली हैं इसमें कि पहला तो स्टेट चेंज हो सकती है, दूसरा कलर चेंज हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में, एंड थर्ड वन इज कि कोई गैस भी इवॉल्व हो सकती है। जैसे कि बेकिंग सोडा में हमने विनेगर मिलाया
ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। एंड देन विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। एंड देन हमारे पास प्रोडक्ट बना है जो वो है सोडियम एसीटेट, जिसको हम CH3COONA बोलेंगे, और वाटर एंड CO2, और CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कोई गैस रिलीज हो रही है। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी बन सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस का बनना। केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस बनना जो कि इनसॉल्युबल है, तो उसको भी हम कैसा चेंज बोलेंगे, केमिकल चेंज, और वो कोई केमिकल रिएक्शन में ही होगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड से, और प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास AgCl। अब AgCl भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है के, एंड देन सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। उसके बाद टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। जब कोई रिएक्शन होती है तो आपका बीकर, दो आपने रिएक्टेंट डाले तो आपका बीकर गर्म भी हो सकता है और आपका बीकर ठंडा भी हो सकता है। तो अगर आपका बीकर गर्म हो रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, और अगर आपका बीकर ठंडा हो रहा है वो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। तो हीट इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग, हीट चली जाती है सराउंडिंग में, हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी सराउंडिंग से। तो जैसे आपका ये बीकर है, इसके अंदर अगर हीट जा रही है, इस के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो है एंडोथर्मिक। और अगर यहाँ से हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, देन इट इज एक्सोथर्मिक। जैसे कि बर्निंग ऑफ अ गैस कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी गैस बर्न हो रही है, मीथेन गैस, CH3 गैस, CH4 गैस जब बर्न होती है तो क्या बनता है हमारे पास, ऑक्सीजन। जब बर्निंग होगी तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो बर्निंग में हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे रिएक्टेंट को। तो मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्लस लाइट। हीट रिलीज हो रही है, देन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट होता है रेस्पिरेशन। जैसे कि हमारी बॉडी में चल रहा है ना रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, क्या हम सांस ले रहे हैं, ऑब्वियसली ले रहे हैं, लेकिन वो ब्रीदिंग है। जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ग्लूकोज मीन्स C6H12O6, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। जब ये टूटेगा किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो रिएक्शन होगी तो रिलीज होगा हमारे पास CO2 गैस रिलीज होगी, वाटर होगा, और एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब इसको हम हीट ही बोलेंगे क्योंकि ये हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है एनर्जी। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, जिसमें हीट रिलीज हो रही है, वो कैसी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक। अब हमने एक और रिएक्शन पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब एरो के ऊपर जब भी कुछ लिखा होगा, मतलब एरो के ऊपर जब हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगी। अब देखो CO2 और H2O जो है वो दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट ज़रूरी है, हम इस रिएक्शन में एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसीलिए हमारे पास क्या बन रहा है, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन रही है। अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। नाउ अबाउट केमिकल
इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूलाज। अब हमने अभी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी, इनमें हमने सिम्बल्स और फॉर्मूलाज का ही यूज़ किया, जिसमें रिएक्टेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखे और प्रोडक्ट हमने राइट हैंड साइड लिखे। एरो के इस साइड हम रिएक्टेंट लिखेंगे, एरो के इस साइड हम प्रोडक्ट लिखेंगे जिस डायरेक्शन में एरो होगा। सो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब DIL क्या है यहाँ पे? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो बनता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड हीट एंड लाइट रिलीज होती है। मतलब अब हीट रिलीज हो रही है, इस साइड है एरो के, तो कैसी रिएक्शन हुई है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ, अब हमने यहाँ पे 2 क्यों लगाया है? ये 2 इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है वो 1 ही है। तो इसको 2 करने के लिए हम आगे कोफिशिएंट लगा सकते हैं 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के नंबर के इक्वल होने चाहिए। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है उसमें क्या होता है? जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट के रिएक्टेंट के, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। दोनों साइड में, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड में और प्रोडक्ट वाली साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, तभी वो रिएक्शन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, और ये बैलेंस्ड की नेगेटिव साइड है, मतलब कि इसमें रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होगी। अब क्या पड़ी बैलेंसिंग की? क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने किसी रिएक्शन को बैलेंस किया है? बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी सारी इक्वेशंस हैं वो एक लॉ फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि किसने दिया था? एंटोन बॉन लैवोशियर ने, जिसमें बताया गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही हमारे पास हमेशा क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अनबैलेंस्ड, आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें क्या हुआ? जब हमने इसको बैलेंस किया, अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आयरन कितने हैं? 1 आयरन है, और यहाँ पे आयरन कितने हैं? 3 आयरन है। तो इन 3 आयरन को यहाँ पे भी हमें 3 बनाना पड़ेगा, तो इसको 3 करने के लिए हमने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? 1। तो 4 से हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्वियसली 4 बनाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? 4। तो अब हम टोटल काउंट करते हैं। यहाँ पे 3 आयरन के इक्वल हो गए, 4 ऑक्सीजन। अब ये जो हमने 4, हम यहाँ 4 नहीं लगा सकते, हम यहाँ ही 4 लगा सकते हैं आगे, मतलब कोफिशिएंट में। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाली चीज कोफिशिएंट दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 8 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। तो इसको बैलेंस हाइड्रोजन को भी करना पड़ेगा, तो इधर भी हमने क्या लगा दिया? 4 लगा दिया। तो इस तरह से हम यहाँ हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। तो अब हम देखते हैं, रूल्स हैं कुछ इक्वेशन को लिखने के। तो वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड मेक इट इंफॉर्मेटिव। अब देखो, इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं उसकी स्टेट से, जैसे कि स्टेट क्या है उसकी? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्रेसिपिटेट है, एक्वस है। एक्वस मतलब पानी में मिक्स है।
तो सॉलिड के लिए S रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, और लिक्विड के लिए L, गैसियस के लिए G भी लिख सकते हैं और आप अपवर्ड एरो से भी शो कर सकते हो। प्रेसिपिटेट को PPT भी लिख सकते हैं या फिर आप डाउनवर्ड एरो से भी शो कर सकते हो। एक्वस के लिए AQ लिखेंगे। अब हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। नोबल गैसेस भी होती हैं, ये हमें कुछ याद रखनी है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेंडॉन, ये सब क्या है? नोबल गैसेस। मेटलॉइड्स देख लो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड टेल्यूरियम। नॉन मेटल्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, सेलेनियम, हाइड्रोजन, अमोनियम एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट इज जो पीपीटी होते हैं, कुछ पीपीटी आपको याद रखने हैं इसमें कि कौन से कलर के होते हैं वो और कौन कौन से होते हैं। BaSO4 बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी होता है, लेड आयोडाइड येलो पीपीटी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाइट पीपीटी होता है, AgCl भी वाइट पीपीटी होता है और कॉपर सल्फाइड ब्लैक होता है। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर बनाने हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। हमें अगर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स किसी रिएक्शन में ऑब्टेन करने हैं तो हमें उसको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, प्रेशर भी, उसमें कैटलिस्ट भी ऐड करना पड़ सकता है। तो रिएक्टेंट प्लस टेम्परेचर प्लस प्रेशर प्लस कैटलिस्ट गिव्स प्रोडक्ट्स। एंड देन रिएक्टेंट को सनलाइट भी देनी पड़ सकती है जिससे वो प्रोडक्ट बना लेगा। उसके अलावा रिएक्टेंट को हीट भी देनी पड़ सकती है जिसको हम छोटे से ट्रायंगल से शो करेंगे और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड देन लास्टली हमें कोई रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवानी पड़ सकती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। देन है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस तो जो या तो रिएक्शन को बहुत फास्ट कर सकता है या तो धीरे भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और जो रेट है रिएक्शन का, रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, चेंज कर सकता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, मतलब वो खुद कंज्यूम नहीं होगा उस रिएक्शन में और रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने की टेंडेंसी रखेगा।